हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 9th क्लास है और हम लोग रिविजन कर रहे हैं ज्योग्राफी में। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 में जो है हम लोग इसको एक एक करके गौर करके देख रहे हैं और हम इसमें भारत का जो अफवाह तंत्र है उसके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। एक एक करके हम लोगों ने आपका बात कर लिया, एक एक करके हमने इसको देख लिया। ठीक है, इन सबको हम लोग आपका देख चुके हैं और यहाँ तक आपका बात कर चुके थे। कल हम गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इनको हम लोग आपका देख चुके थे। तो मैंने आपसे कहा था रिवीजन के दौर में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो है इसमें जो आपका प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इन सारे प्रायद्वीपीय नदियों की आपका हम एक एक करके जो है आपका बात करेंगे और एक एक करके हम लोग आपका इनको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रायद्वीपीय कौन कौन सी नदियां हैं, कैसे कैसे उनको देखा गया है, कहाँ से उनका उद्गम स्थल है। इन सारी चीजों को हम लोग आपका गौर करके जो है इस लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, जैसे हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या प्रश्न जाता है? क्या ये नदियां हिमालयी नदियां हैं? क्लियर है? ये जो नदियां हैं क्या वाकई में आपकी हिमालयी नदियां हैं? ठीक है, ये हमको इसमें देखना है। ये चलिए हम इनको देख लेते हैं कि भाई ये जो आपको नदियां दिखाई दे रही हैं ये आपके हिमालयी नदियां हैं। इनको हम लोग आपका देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। प्रायद्वीपीय नदियां भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती है। क्या करती हैं? भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती है। जल विभाजक मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। विभाजक का मतलब क्या होता है? पार्ट करना। और किसको कर रही है? जल को। जैसे पश्चिमी घाट के द्वारा पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। कहाँ बहती हैं ये नदियां आपकी? पूर्व की ओर बहती हैं। पूर्व की ओर बहने का मतलब है ऐसी नदी जिनका आउटफ्लो आपका पूर्व दिशा की ओर यानी कि आपका बंगाल की खाड़ी में बनता है। पूर्व दिशा का मतलब वही है, अगर हम बात करें कि नदी पूर्व दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है, सिंपल सा मीनिंग इसका इतना ही है कि जो नदी जिस दिशा में आउटफ्लो बनाती है उसी दिशा की उसको नदी माना जाता है। अब जैसे यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा को बताया, ये कहाँ बहती हैं? ये नदियां आपकी पूर्व की ओर बहती है। तो ध्यान रखना, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, ये नदियां पूर्व की ओर बह रही हैं। कावेरी तो इन्हें क्या कह दिया? ये पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम से बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा, तापी दो ही बड़ी नदियां हैं और जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां अपहा द्रोणी के आकार का छोटा वाचन करती हैं। कैसे करती हैं? अपोहा द्रोणी के आकार का छोटी अपेक्षीकृत है। ठीक, छोटी इन सब के रूप में आपका ये सारी चीजें करती है। ठीक है, इन सबको आपका हम देखते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले इसी के रूप में हम सबसे पहले एक नदी को देख रहे हैं जिसका नाम हमारे सामने है, नर्मदा नदी। तो अच्छा, आपको पता होगा कि जितना ही हम पवित्र और तुल्य सांस्कृतिक रूप से गंगा को महत्वपूर्ण मानते हैं, उसी तरह से माँ नर्मदा को भी हम पवित्र मानते हैं। देखिए, नर्मदा जो है एमपी की बड़ी एक हॉली रिवर के रूप में इसको मानते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण अपना योगदान है इनका, बड़ा इंपोर्टेंस माना जाता है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक खाड़ी के निकट होता है और पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। तो पहली बात क्लियर होना चाहिए, जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। ठीक, समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत दर्शनीय स्थानों का क्या करती है? आपका निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में नदी बहती है। जबलपुर में जो शैल है वहां पर आपका संगमरमर बहुत ज्यादा होता है, उनमें बहती, गहरे गोर्ज मतलब गड्ढे बनाती हुई आगे बढ़ती है
और नदी तीव्र ढाल से गिरती है और वह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए और लिख लीजिए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है। देखने का मौका मिले तो आपको दिखाई देगा, ऊपर से नीचे की तरफ गिनता है, चट्टाने कटी होती है, संगमरमर की वहां चट्टाने हैं। तो आप देखिए नर्मदा नदी पर क्या होता है, धुआंधार जलप्रपात बना हुआ है। और ये कहाँ है, जबलपुर एमपी में है। कहाँ पर है आपका, जबलपुर एमपी में है। क्लियर है, ये आपको देखना है, जबलपुर एमपी में आपको। देख लिया, नर्मदा की सभी सहायक नदियां इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश के गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। कैसे हैं, गुजरात के कुछ भाग हैं उनमें आपका विस्तृत है, उनमें फैली हुई। क्लियर है, तो ये कहानी किसकी है आपको क्लियर होगा। ये थोड़ी कहानी आपको दिखाई देगी नर्मदा नदी की। तो नर्मदा कहां से बह रही है, अमरकंटक रिवर से ये आपका निकल रही है। क्लियर है, कहां से बह रही है, अमरकंटक पहाड़ी से। क्लियर है, ध्यान रहेगा, ठीक। और धुआंधार जो आपका जलप्रपात है वो कहां बन रहा है, आपका इस पर बनता है, ठीक। तो अमरकंटक नदी नर्मदा एमपी में बहती है और वहीं पे अपना जबलपुर में निर्माण करती है। आपको ध्यान रहेगा ये जबलपुर में। इससे आगे बढ़े, इतना क्लियर है, रिवीजन भी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें द्रोणी की। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला से होता है। बैतूल जिले के सतपुड़ा से होता है। नर्मदा समानांतर भ्रंश में घाटी में बहती हुई है। इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य जबलपुर गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर है, इन सब राज्यों में आपका स्थित है, ठीक। अरब सागर पश्चिमी घाट के बीच तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। इसलिए नदियों के लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी साबरमती, माही, भारतपुंजा, पेरियार राज्यों के नाम के बताकर इन नदियां बहती हैं, ठीक। ये नदियां बहती हैं और इसमें आपका दिखाई देती है, ठीक है। इनको आप देख लीजिए। तो अगर आप देखोगे तापी नदी कहां से है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, इसका उद्गम हो रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कहां से है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां से, सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है वहां से निकल रही है, ठीक। और ध्यान रखना कैसा है, नर्मदा के समांतर है नदी। ये क्या होती है, नर्मदा के समांतर बहती है। और ये भी कहां बह रही है, जो भ्रंश घाटी है उस भ्रंश घाटी में ही आपका बह रही है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। क्लियर है, लंबाई बहुत कम है, पश्चिमी अरब सागर और पश्चिम की घाट के बीच है। ध्यान रखना ये आउटफ्लो कहां बना रही हैं, तो ध्यान रखना ये अरब सागर में अपना आउटफ्लो बनाती हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। पश्चिमी घाट की नदी होने के साथ साथ ये अपना आउटफ्लो कहां बना रही है, तो जो है वेस्टर्न घाट में यानी कि अरब सागर में बना रही है। ये भी और आपका नर्मदा जो आपकी नदी है ये नर्मदा भी। क्लियर है, अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं गोदावरी की। गोदावरी सबसे प्रायद्वीप की लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई इतने किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र की द्रोणी का लगभग 50% हिस्सा है, यानी कि जो उसका अपवाह क्षेत्र है महाराष्ट्र में इसका 50% ऑफ आपका कवर करता है। इसमें आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गोदावरी, सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता,
मंजीरा, पेन गंगा, इसमें अंतिम 3 सहायक नदियां बहती हैं और बड़े आकार के विस्तार कारण इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो ध्यान रखना, तो दक्षिण की गंगा के नाम से अगर कोई नदी जानी जाती है तो उसका नाम आपको क्लियर होना चाहिए, उसका नाम ये है क्या, गोदावरी। आपको क्लियर होगा कि जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से बह रही है, क्लियर है, ठीक है। और प्रायद्वीप की है, कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, नासिक में जो आपका पश्चिमी घाट है वहाँ के ढालों से निकलती है, वेस्टर्न घाट में जो कुछ पहाड़ हैं, पर्वत है, वहाँ से आपका निकलती है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले एक बार वापस इन दोनों नदियों को आप अच्छे से लिख लीजिए, देख लीजिए, क्लियर है कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकल रही है, ठीक। बात कर रहे हैं महानदी की। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि, महानदी। उड़ीसा से बहती हुई बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसका अपातंत्र द्रोणी आपका महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। इन जगह पर इसका वेस्टर्न जो है आउटफ्लो बनता है, क्लियर है। देख लिया आपने क्या बनता है, यहां तक इसका आउटफ्लो आपका बनता है, क्लियर है। और कृष्णा को हम देखते हैं। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और कृष्णा लगभग इतने किलोमीटर लंबी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, प्रभा घाट, मूसा, भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इनकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ऐसी है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में आपकी फैली हुई है, ठीक। कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। तो भैया कृष्णा कहाँ से निकली है, तो ध्यान रखना है महाबलेश्वर। ये मैंने आपको अभी बता दिया है, थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं मैं इसको। कहाँ से निकली है, महाबलेश्वर से, क्लियर है। गिरती कहाँ है, बंगाल खाड़ी, और कहाँ की है, महाराष्ट्र में है, दिखाई देगा, क्लियर हुआ, ठीक। और हमने कावेरी की बात करी। अब उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, आपका कावेरी नदी। तो कावेरी नदी तमिलनाडु के गुंटूर के दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किमी है और प्रमुख सहायक है अमरावती, भवानी, हेमावती, कदम्बनी, द्रोणागिरी तमिलनाडु के केरल तथा कर्नाटक में वो विस्तृत है। इसमें यह आपका फैली हुई नदी के रूप में आपको दिखाई देती है, ठीक है। और इस नदी में आपको देखने को मिलेगी। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आगे रिवीजन कर लीजिए। देख लिया, आगे बढ़ जाए। कह रहे भारत की दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए दूसरा सबसे बड़ा जो आपका जलप्रपात है वो क्या है, शिव समुद्रम जलप्रपात। और किस नदी पर है, तो वो कावेरी नदी पर। पहला कैसा है, धुआंधार जलप्रपात, किस नदी पर, नर्मदा नदी। दूसरा कावेरी नदी पर, ठीक। अब कह रहे हैं प्रपात कावेरी नदी पर बनता है, ठीक। और प्रपात द्वारा उत्सर्जित विद्युत सेवा मैसूर, बंगाल, स्वर्णकोर खाल को प्रदान करती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, क्लियर है। इनमें सबसे बड़ी नदी अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ आपकी बहती हैं, दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, ये सारी नदियां हैं। उदाहरण भी दिखाया गया है। अपने एटलस में इनकी स्थिति को ज्ञात करिए। कैसा है ये जो एटलस है, इस एटलस में देखिए और अपनी इन स्थिति को ज्ञात करिए। अफ्रीका के धरातल पर, सॉरी, पृथ्वी के धरातल पर 71% भाग जल है। भाई कितना है, 71% भाग जल है, ठीक।
97% जल लवणीय है, इसका 97% खारा है, खारा जल है, यानी जो पीने योग्य नहीं है। बचा कितना? सिर्फ 3%। यही 3% पीने योग्य है। इस 3% में भी जल की फॉर्म है, कहीं हिमानी के रूप में है, कहीं नदियों के रूप में है, कहीं झीलों के रूप में है, कहीं तालाब के रूप में है, कहीं आपका जलवाष्प के रूप में है, अलग अलग फॉर्म में है। और कुछ आपका इसमें ग्राउंड वाटर के रूप में भी है। कैसे है? जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस रूप में, यानी कि जो हमारा 3% जल है वो क्या है? केवल पीने योग्य है। कैसा है? पीने योग्य है। ठीक है, देख लिया आपने। आगे बढ़े, बात कर रहे हैं झीलें की। कश्मीर घाटी प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घर तथा शिकार से आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटन को आकर्षित करती है। इस प्रकार आप झील वाले स्थानों पर होंगे और वहां नौकाएं, तैराकी और अन्य जलीय खेत का आनंद जो है लिया गया है। और कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या उतना ही आकर्षक करते जितना कि आज करते हैं। आपने ये कभी जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अन्य किसी भी झील का क्या महत्व है? पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारक भी झीलों के लिए महत्वपूर्ण है। जो पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भागों में जल जम जाता है उसे झील कहते हैं। क्या होता है? जब किसी की पृथ्वी की गर्त पर कोई पानी या गड्ढे में पानी भर जाता है, बड़ा रूप ले लेता है, उसको हम झील कहते हैं। क्लियर है? ऐसे क्रेटर और कॉल्डेरा झील आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, जो आपका बनती है। क्लियर है? बड़े आकार वाली झील को समुद्र कहा जाता है। कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर, इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। भारत में बहुत सी झीलें हैं और ये एक दूसरे से आकार, लक्षण में भिन्न है। झीलें स्थायी होती हैं, कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय प्रवाह, अर्ध शुष्क वाली झीलें, द्रोणी वाली झीलें। कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ की चादरों के रूप में क्रिया में फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियां और मानवीय क्रियाओं के कलाप के रूप में हुआ है। इन सारी चीजों के तहत ये सारी चीजें हमको देखने के लिए हुई है। और एक विसर्ग बाढ़ वाले क्षेत्र में कटकर गोखरू झील का निर्माण हुआ है। स्विफ्ट, बार, रोदिका तटीय झील लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे आपका चिल्का झील, पुलिकट झील और कोल्लेरू झील। ये कैसे हैं? अंतर्देशीय। जब नदी गोखुर रूप में चलती है इस तरीके से, अब वो जाती तो ऐसे ही है, लेकिन जब वो अचानक इस रूप को बदल दे और इसको छोड़ दे, तो ये आपका जो झील बनती है, इसको ही हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। इसके नाम से गोखुर झील के नाम से जानते हैं। और कह रहे हैं झीलें में कभी कभी मौसमी भी होती है, यानी कि वो किसी बरसात या किसी मौसम विशेष में उनमें पानी होता है, बाकी शेष मौसम में वो आपका सूख जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की आप सांबा झील को देखिए, एक लवणीय झील है, उसका उपयोग नमक निर्माण में किया जाता है। मीठे पानी का अधिकांश झील हिमालय क्षेत्रों में। मीठे पानी का मतलब जानते हो क्या होता है? जिस पानी को हम लोग पी सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं, वो आपका मीठा जल है। क्लियर है? जो खारा नहीं है तो वो क्या हुआ? मीठा ही हुआ। क्लियर है? तो ऐसा मत मानना कि इसमें गुड़ शक्कर मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल क्या है, जिस जल को हम पी सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं, वो मीठा जल है। और अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है मीठे जल की, मुख्यतः हिमनद द्वारा बनी, हिमानी यानी कि जो पहाड़ जो आते हैं, हिमानी के बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, उनसे बनती है। दूसरे शब्दों में ये तब बनाई जाती है जब हिमानियों ने कोई द्रोणी गहरी बनाई है, उसके बाद हिमनद पिघला है और किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी का मार्ग बाधित हुए हैं। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर में वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है, सबसे मीठी पानी की प्राकृतिक झील है।
डल झील, भीमताल झील, नैनीताल, लोकतक, बड़ा पानी की झील, ये महत्वपूर्ण झीलें हैं। इसमें कैसी हैं? ये सारी इसमें हमको इम्पोर्टेंस जो झील है वो यहाँ पर इनका दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको आप इन महत्वता के रूप में आप इनको समझ सकते हैं कि भाई झीलों का महत्व क्या है, कैसे कैसे आप इनको देखते हैं। क्लियर है? थोड़ा देख लीजिए फिर आगे बढ़ें। हो गया, आगे बढ़ जाएं। आपको झीलों के विषय में कुछ क्लियर हुआ? आपको आगे बढ़ जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए भी नदी बांध बनाए जाते हैं जो झील का निर्माण होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी से बहते हुए सुचारू रूप से बनने में सहायक और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ को रोकती है। सूखे के मौसम में यह पानी का बहाव को संतुलित करने में सहायक होती है और झीलों का प्रयोग विद्युत जल उत्पादन करने में भी किया जाता है। ये आसपास के क्षेत्रों में जलवायु को सामान्य बनाती है, परितंत्र में संतुलित बनाती है और झीलों को प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और हमें मनोरंजन प्रदान करती है। क्या करती हैं? मनोरंजन प्रदान करती है। नदियों का आत्म महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नदी संपूर्ण जल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य। कैसे हैं? अनेक मानवीय क्रियाकलाप हैं उनके लिए अनिवार्य। नदी तट के प्राचीन काल में ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है, बड़े शहरों में परिवर्तित कर चुके हैं। अपने राज्यों को शहरों के लिए सूची तैयार कीजिए, किनारे पर बनाइए। किंतु भारत के देश के लिए भी जहां तक अधिकांश जनसंख्या आजीविका कृषि के लिए निर्भर है, वहां पर सिंचाई, नौसेना, विद्युत निर्माण और ये सब आप ये चीजें हैं जो आपका हमको महत्व के दिखाई देते हैं। क्लियर है? ये हमने इसमें देखी। तो आपको उसकी महत्वता, उसकी जिम्मेदारियां, उनके होने वाली चीजों की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको क्लियर होगा कि कौन कितना महत्वपूर्ण है, किस लिए है और कहां कहां तक ये सारी चीजें चलाई जा रही है। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अब जैसे आप इसी में देख लीजिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश नदियों की सफाई कार्यक्रम शुरू 1885 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ और 1895 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्यक्रम योजना का किया गया। देश का प्रमुख एक स्रोत एनआरसी उद्देश्य है जो जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता को सुधार करने का प्रयास करता है। कोशिश क्या है? NRCP। इसकी क्या कोशिश है कि भाई जो जल में मिला आपका पोल्यूशन है उस पोल्यूशन को कम कर सकें और जो जल की क्वालिटी है उसको हम इनहेंस कर सकें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इतना ही हम देखने का प्रयास करेंगे, इतना ही हम जानेंगे कि आखिर में नदी और इन सब चीजों का क्या महत्व है, किस तरीके से इसको महत्व को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से काम करती हैं नदियां, मानव जीवन, आपसी बसावट, लोगों तक पहुंच, पर्याप्तता कैसे उपलब्ध कराती हैं, इन सब पर बात है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।